हेलो गाइस, आई वेलकम यू अगेन टू दिस चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एमएनएस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो हेयर वी बिगिन। इसमें हमने सारे शिफ्ट्स इंक्लूड किए हैं। तो इस वाले जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें मेजरली जो साइंस के क्वेश्चन है वो मैंने इंक्लूड किया है। एक दो जीके के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि सारे इंफॉर्मेशन एंड इमेजेस के साथ मैं प्रोवाइड कर सकूं, ताकि याद में भी हेल्प होता है। तो वो फिर याद रह जाता है परमानेंटली। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और जो भी क्वेश्चंस थे वो एक ही शिफ्ट के नहीं थे, सारे शिफ्ट्स मिक्स्ड है। ठीक है, तो वी आर गोना स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्लास ब्रिज कहाँ पे था। तो जो ग्लास ब्रिज है वो चाइना में है। देन द सेकेंड क्वेश्चन वॉज अर्लियर एटमोसफियर वॉज रिड्यूसिंग, नेम द ऑर्गेनिज्म विच मेड द एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग। सो क्या था कि पहले एटमोसफियर जो होता था वो बहुत रिड्यूसिंग था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। बट अब जो है वो उसमें ऑक्सीजन आ गया है हमारे एटमोसफियर में, वो ऑक्सीडाइजिंग बन चुका है। तो वो किसने बनाया? ब्लू ग्रीन एल्गी था। वो क्या है? वो एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है और वो एक ट्रू बैक्टीरिया है। देन द थर्ड क्वेश्चन कम्स दैट फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज़ कॉल्ड। तो फ्रूट जो होता है वो जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, वो उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, एक ट्रू फ्रूट्स होते हैं और एक फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। हमें पता है जो ट्रू फ्रूट्स हैं वो ओवरी से ही बनता है, एंड जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी से नहीं बनता। ट्रू फ्रूट्स में मेजरली ऑल फ्रूट्स आते हैं एक्सेप्ट एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये सब होता है। और एप्पल स्ट्रॉबेरी किस में आते हैं? फॉल्स फ्रूट्स में। और जो पार्थिनोकार्पी वाले फ्रूट्स फॉर्म्ड होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं? वो एक्चुअली आर्टिफिशियली उनको विदाउट फर्टिलाइजेशन उनको डेवलप किया जाता है। लाइक बनानाज में, वो बनानाज में जो इससे पहले सीडेड बनानाज आती थी, बट अब विदाउट सीडेड बनानाज आते हैं। वो हम देख सकते हैं जब हम बनानाज खाते हैं। तो अगर हम एक बाइट लेते हैं देन उसमें अगर हम अच्छे से वॉच करें, उसमें छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। तो अभी वो बहुत छोटे हो गए हैं, बट पहले वो सीड्स जो होते थे वो बड़े होते थे। तो उनको पार्थिनोकार्पी से बनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स डॉट्स। डॉट्स इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ, इट्स द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो डॉट्स एक ट्रीटमेंट है ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी जिसको कहते हैं। देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द क्वेश्चन। देन आई हैव इंक्लूडेड सम इमेजेस। फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं ये ग्लास ब्रिज है जो चाइना में बनाया गया है। ये पूरा जो ब्रिज है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ब्रिज था उस टाइम पे। 2016 में बनाया गया है ये। और ये चाइना में बनाया गया है पूरा ग्लास से। इसमें जो नीचे जो है सब कुछ दिखता है। ये प्लेस जो है ये बनाया गया है यूली योंग एरिया में। इसका नाम है जियांग जियाजाई ग्लास फुटपाथ। ये स्काई वॉक ब्रिज है जहाँ पे बनाया गया है। और ये 2016 में ओपन किया गया है। और ये उस टाइम का सबसे लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज था। नेक्स्ट जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गे है। इसको इसको ऐसे देखते हैं, जो सी मेजरली जो रिवर साइड में ग्रीन कलर का हो जाता है उसको ही कहते हैं ग्रीन एल्गे। इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं और फ्री लिविंग होता है ये बैक्टीरिया। लार्जेस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है ये। मतलब फोटोसिंथेटिक मतलब कि ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद करता है, एंड ये ट्रू बैक्टीरिया है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। देन द थिंग वाज, मैंने जो बोला आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज़ व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व सिमिलर ट्रेट्स। इट मीन्स जैसे मैंने ये इमेज शो किया है, इसमें क्या है, इसमें तीन टर्म्स दिए हुए हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।
इट मीन्स जैसे दिखा रहे हैं ए डाइवर्जेंट में, तो जो ये ए है ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है। जैसे कुछ टाइप्स के गैलापागोस आइलैंड में गैलापागोस बर्ड्स होती थी, तो वो सारी सेम टाइप्स की बर्ड्स थी, बट ड्यू टू सम रीजंस कि उनको खाना अच्छे से नहीं मिलता था, तो कोई ट्रीज़ में चली गई, कुछ पॉन्ड्स में चले गए, तो उनकी जो बीक की स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जो ए था वो थोड़ा सा डिफरेंट होके कोई एस में बदल गया, कोई टी में बदल गया, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। और रे ऑप्टिक्स में भी हमने पढ़ा है कि डाइवर्जेंट रे क्या होता है, सेम जगह से ओरिजिनेट होते हैं और वो डाइवर्ज हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। देन पैरेलल इज़ पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे ही हैं, तो ये वाला पैरेलल एवोल्यूशन का है। और कन्वर्जेंट इज़ डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट, जैसे मैंने राइट साइड पे इमेजेस भी बना दिखाए हैं, जैसे एक में लेफ़्ट साइड में बैट है, राइट साइड में ईगल काइंड ऑफ कोई बर्ड है, और नीचे बटरफ्लाई है। इन तीनों के पास विंग्स है। ये तीनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो ये बैट है ये मैमल से बिलोंग करता है, ये वाला जो बर्ड है ये एव्स से बिलोंग करता है, और ये इंसेक्टा में बिलोंग करता है, बटरफ्लाई। बट ये तीनों हालांकि जैसे उड़ सकते हैं, इनके विंग्स हैं, तो इसको कहेंगे कन्वर्जेंट, मतलब ये डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स से आते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, कैसे भी हो सकते हैं वो, जस्ट उनकी जो सिचुएशंस है वो सेम है, तो इसलिए वो सेम जैसे लगते हैं। लाइक ये सारे उड़ पाते हैं, ये सारे अपने विंग्स विंग्स को यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह से जा सकते हैं, जबकि उनके विंग्स की जो एनाटमी है वो एकदम डिफरेंट होती है, बट तभी भी जस्ट आउटर लुक में जो फीचर्स इसके सेम है, फ्लाई करने में हेल्प करता है, तो इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में यूज़ करेंगे। तो कन्वर्जेंट रे भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे रे अलग अलग डायरेक्शन से आके एक जगह पे मिल जाता है, तो इट मीन्स कि दूसरे दूसरे कुछ भी ग्रुप्स, अलग अलग फॉर्म्स के जो अलग अलग एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, जो भी हैं, तो वो सेम फंक्शन जब दूर से जब सेम फंक्शन जैसे लगता है, तो उसको कहेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम अदर प्लांट्स ड्यू टू अदर प्लांट्स लाइक जो टेरिडोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, उनसे ब्रायोफाइट कैसे डिफ़र करता है, तो उनके वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स से डिफ़र करता है। जैसे टेरिडोफाइट से जाइलम फ्लोएम स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, इनमें जो जाइलम और फ्लोएम होता है ये प्रेजेंट होता है, बट ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता। तो जाइलम फ्लोएम को एक साथ कॉमन टर्म में हम वैस्कुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ये एब्सेंट होता है ब्रायोफाइट में, इसलिए वो डिफ़र करता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बोन्स प्रेजेंट इन सर्वाइकल वर्टिब्रे, तो 7 बोन्स प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेज में, 4 और अलग अलग टाइप्स के बोन्स प्रेजेंट होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकिक्स। ये सब की भी स्ट्रक्चर, इनकी कितने कितने बोन्स होते हैं, ये सब भी लर्न करना है। एक चीज़ आप सबको मैं बोल दूं कि ये तो हम सबको ही पता है कि हर साल क्वेश्चन सेम नहीं आता है, मे बी 1-2 आ सकते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने जो इस साल दिया एंड पिछले साल का, इस साल का एंड अभी का जो मैं स्ट्रक्चर्स नोट कर रही हूँ, मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन सिमिलर तो नहीं आएंगे। इस बार के शिफ्ट्स में भी क्वेश्चन एक भी सिमिलर नहीं थे, बट आई हैव नोटिस दिस थिंग कि जैसे एक चीज़ से अगर क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके नेक्स्ट शिफ्ट में दिया था। तो आई थिंक कि जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाला 5th क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम अदर प्लांट्स ड्यू टू, तो हमें ये पता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से आया है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट वाले चैप्टर से आया है, प्लांट किंगडम से आया है। तो प्लांट किंगडम वाले जो ये वाला पार्ट है इसको हम अच्छे से कर सकते हैं, ब्रायोफाइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, टेरिडोफाइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, इनके जो इसमें जैसे वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइट्स क्यों डिफरेंट है इससे, जिम्नोस्पर्म्स भी वैसे एंजियोस्पर्म्स से डिफ़र करते हैं, क्यों करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर कोटिंग होती है, एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स देते हैं, एंजियो वर्ड ही फ्लावर से आया है,
बट जिम्नोस्पर्म्स क्या करते हैं, उनकी जो फ्रूट होती है वो नेकेड होती है, उसमें कोई कोटिंग नहीं होती है। तो इससे इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर इज़ कि जो सबसे डिफ़र करती है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है जिम्नोस्पर्म की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो ऐसे करके हमें पढ़ना चाहिए। हमें मतलब पूरा क्वेश्चन तो लर्न नहीं करना है, साइंस में बिल्कुल भी रट्टा नहीं करना, बट ये सब थोड़े से ट्रिक्स होते हैं जो हम अच्छे से यूटिलाइज़ करके उस क्वेश्चंस को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रे हो गया, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे कहाँ पे आता है? बैकबोन से आता है, वर्टिबल कॉलम से आता है। तो वर्टिबल कॉलम में और भी जो बोन्स है, तो उसको भी हम यू देख सकते हैं कि उनकी क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। बहुत सारी दो ऐसी कर्व्स होती हैं, जो थोरैसिक कर्व होती है वो एडल्ट में जाके बनती है, चाइल्ड में वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए चाइल्ड को जब हम बेबीज़ को देखना, कभी हम जब जब कोई सुलाता है तो उसको अलग से उनकी तकिया जो होती है वो अलग से होती है, क्योंकि वो जो कर्व होता है वो डेवलप करने के लिए। तो ऐसे फैक्ट्स वगैरह हम पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम में। प्लस एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इसमें, कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को जस्ट उसको मेमोराइज़ करने की बजाय हम अभी ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस है, कहीं से भी जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो 4 पॉइंट्स है, जो 4 ऑप्शंस हैं, उसको 2 तरीके आने चाहिए। फर्स्ट इज़ एकदम डायरेक्टली हमें आंसर पता है, इसका टिक कर दिया। एंड सेकंड इज़ कि उसको हम अच्छे से चारों का देखें। अगर एक ऑप्शन नहीं पता तो बाकी तीनों का पता हो, तो उसको हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। मैंने इस बार एलिमिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए। आई मेजरली यूज़ द टर्म एलिमिनेशन। मैं हमेशा एलिमिनेशन से मेजरली क्वेश्चंस करती हूँ, क्योंकि उसमें एक चीज़ पता चल जाती है कि ये तीनों तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में से भी है, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं और इसके परसेंट कितने हैं, तो उसमें जो मैक्सिममली जिसको लगता है तो वही एक्चुअली होता है। ये कोई मतलब तुक्के वाले गेम नहीं है, ये हम फिज़िकली अपना माइंड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि ये तीनों नहीं हो सकते, तो ये वाला इसके इतने चांसेस है, तो वो हमारा जो क्वेश्चन वो सही हो सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं ये एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करती हूँ। तो आप भी अभी जो न्यू न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें ज़रूर करना, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। एंड एक और चीज़ कि जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसको कहीं लिख लेना एंड अपने ऊपर टेस्ट करना कि इससे और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ क्वेश्चन वही आपको भी याद आ रहा हो, आपको उस क्वेश्चन से मे बी कुछ और क्वेश्चन याद आ रहा हो, तो वो सब भी मेमोराइज़ कर लेना। उससे बहुत सारा एक साथ क्वेश्चंस न्यू न्यू फॉर्म हो जाते हैं और मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं। क्योंकि एमएनएस एग्ज़ाम इज़ सब कुछ जो भी है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जीके, साइंस, सब कुछ। तो जितना हम ऐसे करके अपने ब्रेन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं उतना हमारे लिए इजी है, क्योंकि अभी बस 5 मंथ्स रह गए हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होंगे। तो आई विल सजेस्ट अ बुक्स। अभी जल्दी मैं बुक्स का निकालने वाली हूँ, बट बच्चे जैसे बोल रहे थे कि क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, तो मैंने क्वेश्चंस दिए, तो इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। जल्दी मैं कोई सॉल्विंग बुक बता दूँगी आप सबको, कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है प्लीज़ कमेंट मी डाउन, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली कौन सा कैसा वीडियो आपको रिक्वायर्ड है, तो मैं उसके हिसाब से बनाऊँगी। बैक टू द क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, देन नेक्स्ट वाला बैक्टीरियोफेज। ये वाले क्वेश्चंस ना मुझे याद नहीं आ रहे थे, बट मुझे ये पता था कि इससे रिलेटेड कुछ है, तो इसलिए मैंने ये वाले टर्म्स लिख दिए हैं। तो इससे जो भी आपको जितना भी कुछ पता हो बस पढ़ लेना, इसके बारे में आ सकता है। तो मैं ये क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस करवा रही हूँ ताकि एक हिंट किसी किसी बच्चे को फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आ रहा है, फर्स्ट टाइम जिसको पता चल रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, प्लीज़ लाइक टू इट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ उनको एक थोड़ा हिंट पता चल जाएगा कि एमएनएस एग्ज़ाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नीट लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं, जस्ट नीट का जो फर्स्ट फेज़ होता है, जो बेसिक टर्म होते हैं, जो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो हेल्प कर सकता है बच्चे को। एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें ये पुट अप करते हैं एमएनएस वाले। इन बेसिक में ही सब बच्चे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो बच्चे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके पढ़ते हैं उनका बहुत फ़ायदा होता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें मैंने थोड़े से टर्म्स इंक्लूड किए हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने बैकबोन के सारे बोन्स को मेंशन कर दिया है। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है वो 7 होते हैं, जो थोरैसिक होता है वो 12 होते हैं, देन 5 लंबर होते हैं, सैक्रम और कॉकिक्स भी होता है इसमें इंक्लूड, बट वो मर्ज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो ग्रीन से कर्व देख रहे हो, जो थोरैसिक वाला जो कर्व है और लंबर वाला जो कर्व है, ये बेबीज़ में डेवलप नहीं होता है। ये बेबीज़ में जब डेवलप हो जाता है तो वो स्ट्रेट पॉस्चर, मतलब वो खड़ा होना सीख जाते हैं। पहले वो इसलिए 4 टेट्रापेड में चलते हैं, मतलब 4 अपने, मतलब जो अपने हाथों का और पैरों का दोनों को यूज़ करके चलते हैं। इन तब उस फेज़ में होते हैं जब इनका ये आर्क नहीं बना हुआ होता। जब बन जाते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं और चलना सीख जाते हैं। देन कमिंग अप विथ एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में अगर आपको दिख रहा हो, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स है, मतलब हेल्प करते हैं स्पर्म को टेस्टिस से ये इजेक्ट जो रिलीज़ होने में, स्पर्म को रिलीज़ होने में ये हेल्प करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एक्सेसरी। एक्सेसरी मीन्स हेल्पिंग ग्लैंड्स है ये। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, वैज डिफरेंस एंड टेस्टिकल, एपिडाइडमस भी। इनके फंक्शंस आप पढ़ लेना, मैं चैप्टर वाइज आपको करवाऊंगी, तो चैप्टर वाइज जब हम करेंगे तब हम अच्छे से इनके फंक्शंस देख लेंगे। देन बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं कोई कोई। तो बैक्टीरियोफाज इज़ अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ये स्पेशली बैक्टीरियाज के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर हमला बोलते हैं काइंड ऑफ। In fact, the word bacteriophage literally means bacteria eater because bacteriophage destroy their host cells. All bacteriophages are composed of a nucleic acid molecule that is surrounded by a protein structure. It means कि जो ये इसका जो आउटर कवर है, लाइक जो ऑरेंज से बना हुआ है, ये न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, और प्रोटीन स्ट्रक्चर जो बोल रहे हैं ये न्यूक्लिक एसिड है, ये वो डीएनए है इसके अंदर जो सराउंडेड है। तो इसका मतलब ये था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटीबॉडी फ्रॉम प्लेसेंटा इज़ अ टाइप ऑफ, मीन्स कि प्लेसेंटा में जब बेबी होता है तो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं बेबीज़ में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते रहते हैं वो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो मैं इसका मतलब भी समझा देती हूँ। नेचुरल एक्वायर्ड, नेचुरली एक्वायर हो रहा है, मतलब मदर से बेबी में नेचुरली जा रहा है वो, आर्टिफिशियली इंजेक्ट करके, मतलब इंजेक्शन से या फिर ऐसे आर्टिफिशियली नहीं दिया जा रहा, वो नेचुरली दिया जा रहा है। और पैसिव इम्यूनिटी क्यों है, क्योंकि पैसिव इज़ मतलब इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं। तो जो फर्स्ट वाला है वो एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव मीन्स हमेशा याद रखना कि जो बॉडी अपने आप खुद डेवलप करता है, एंड बाहर वालों से जिससे जैसे भी वो बाहर वाले से ले रहा है उसको पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। जैसे अगर स्नेक ने किसी को बाइट कर दिया, तो जो कोई फटाक से हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड डॉक्टर से इंजेक्शन लेते हैं, तो वो जो इंजेक्शन बाहर से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है पैसिव इम्यूनिटी। वो उस बंदे को बाहर से मिल रही है एक्स्ट्रा, ताकि उसका मतलब जो WBC है वो तो फाइट करेगा ही, साथ में और एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो और जल्दी से लड़ेगा, एंड जो वेनम उसके अंदर जो स्नेक ने वेनम डाला है वो हटा देगा, वो किल हो जाएगा वो वेनम, तो वो जो इंसान होगा वो बच जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज विच सिंथेसाइज DNA इज़ कॉल्ड। मुझे जो जो क्वेश्चन जैसे भी लगे वो मैंने हर एक स्लाइड में इंक्लूड कर लिया है। जैसे ये एस फेज से क्वेश्चन है तो मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड कर दिया कि कितने फेजेस होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, तो ये मैंने सारे स्टेप्स इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है। मैं अपना पूरा टाइम यूटिलाइज़ कर रही हूँ जितना दे सकूँ, घर वालों से डांट खा के कैसे भी, बट येस मुझे एक्चुअली ये नर्सिंग जो है इसमें मुझे ये लगता है कि मतलब नर्स बनने के लिए ये केयरिंग नेचर होना चाहिए। तो इट्स बेटर कि तुम केयरिंग पहले से ही बन जाओ,
तो दैट्स वाई आई एम गिविंग माई बेस्ट कि मुझे जो जो नॉलेज है, मुझे जो जितना इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाना है, जो बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं ले सकते हैं, फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं कि काश मटेरियल हमें मिल सके, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। और मैंने एक अभी रिसेंटली MNS एग्ज़ाम करके एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, MNS एग्ज़ाम कैपिटल्स में लिखना, तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। इफ़ एनी बडी वॉन्ट्स टू जॉइन इट्स पब्लिक ग्रुप, तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो उसमें उसको कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। आई एम फ्री नाउ अ डेज़, तो मैं जब भी मुझे दिखेगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको नहीं मिल रहा या फिर टेलीग्राम डाउनलोडेड नहीं है तो फिर यू कैन ऑल्सो कमेंट मी डाउन, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, मैं बता दूँगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फेज विच सिंथेसाइजेज DNA इज़ कॉल्ड S फेज। S फेज क्यों? क्योंकि S स्टैंड्स फॉर सिंथेसाइजिंग फेज, इसमें DNA को सिंथेसाइज करते हैं, यही पूछा है। फेज विच सिंथेसाइजेज DNA इज़ कॉल्ड S फेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, इंटरफेरॉन इज़ अ काइंड ऑफ विच बैरियर। 4 तरह के बैरियर्स भी होते हैं, वो भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड किए हैं। तो जो इंटरफेरॉन वाला होता है वो साइटोकाइनिन बैरियर में होता है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स वायरस, जैसे हमारे बॉडी में जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो कई पहले जो जिस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो सेल अपने दूसरे जो सेल्स हैं उसको, उसके पास एक मैसेज के थ्रू एक रिलीज़ करता है, मैसेज काइंड ऑफ, उसको कहते हैं इंटरफेरॉन, जिससे दूसरे सेल को पता चल जाए कि बाहर से कोई जर्म आया है, कोई बाहर से बॉडी के अगेंस्ट कोई मैकेनिज़्म वर्क हो रहा है, तो उसको कहते हैं इंटरफेरॉन। और उस बैरियर को कहते हैं साइटोकाइनिन। हमारे बॉडी के पास 4 बैरियर्स होते हैं, तो वो मैंने नेक्स्ट में इंक्लूड किया है स्लाइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ N2 एंड O2 डू नॉट रिएक्ट ड्यू टू। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। इसके ऑप्शंस अगर होते, मुझे याद नहीं है ऑप्शंस इसके, बट येस अगर इसके ऑप्शंस होते तो ये ऑप्शन को तुम एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। मैंने ये वाला ऐसे ही किया था। तो ये है द बिकॉज क्यों रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि जैसे मतलब हो ऐसा ही होता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, तो ये रिएक्ट होके कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड क्यों नहीं बना लेता? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो बनने में बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक वही प्रोसेस होता है, इट मीन्स एंडोथर्मिक मीन्स कि जिसको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, जो गेन करे, जो एब्जॉर्ब करे एनर्जी, तभी वो उस कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है उसको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है कोई कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करते। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर ऑफ यूनिडेंटल लाइगेंड इन अ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले चैप्टर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे चैप्टर्स में से कितना कुछ इंक्लूडेड होता है, कितना टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन के लाइगेंड्स पूछ सकते हैं ये सब, बट एक नॉर्मल सी डेफिनेशन पूछी है। तो मैं यही बोल रही थी पिछले स्लाइड्स में भी, पिछले वीडियोस में भी मैंने ये सब बोला है कि जो चैप्टर के जो नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक रिएक्शंस हैं, बेसिक फार्मूलेज हैं, वही सब पूछा जाता है। बच्चे वही नहीं करते और एकदम हाई फाई करने लग जाते हैं, और जब वो पूछते हैं तो वो गलत हो जाता है, 1 मार्क्स भी मैटर करता है। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देन नेक्स्ट में जाते हैं। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसके मैंने 4 टाइप के बैरियर्स हमारे बॉडी में कौन कौन से हैं वो मैंने इंक्लूड किया है। तो जो 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं, सबसे पहला वाला जो होता है वो फिज़िकल होता है। मतलब हमारा जैसे कोई भी जर्म होता है वो हमें फर्स्टली कैसे प्रोटेक्ट करता है? फर्स्टली फिज़िकल से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि स्किन हो गया हमारी स्किन, जब तक जैसे हमारे स्किन में कोई कट लग जाती है तो हम बैंडेज क्यों लगाते हैं? ताकि वो आउटर एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में ना आ जाए, वो आउटर एनवायरनमेंट से सेफ़ हो जाए। तो हम जल्दी से उसको डिसइंफेक्ट करके उसके ऊपर बैंडेज लगा देते हैं। देन द सेकेंड थिंग इज़ म्यूकस। म्यूकस हमारे जैसे हमारे यूरोजेनाइटल में, रेस्पिरेटरी में, जैसे हमारे नोज़ में कभी भी देखना, कुछ भी जैसे नोज़ में कुछ भी इंटरफेयर करता है तभी हमें जाके छींक आती है, और जैसी छींक आती है तभी नोटिस करना कि बहुत सारे एकदम से थोड़ा सा ज़ुकाम सा फील होता है, कभी भी नोटिस करना।
तो ये सब एकदम से उस जगह पे म्यूकस बढ़ जाता है नाक में। तो नाक में कैसे एकदम से म्यूकस बढ़ जाता है, जैसे हमें कभी ज़ुकाम भी होता है, जब सर्दी लग जाती है तो क्या होता है हमारे बॉडी में बाहर से एंटीजेंस आते हैं, बाहर से जर्म्स आते हैं, हमें मतलब इन्फेक्ट करने, हमें बीमारी, ताकि हमें लग जाए। तो जब हमें लग जाती है तो हमें म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होता है, हमारी जो कोल्ड हो जाता है जब हमें, तो वो म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट इसीलिए होता है, वो हमें बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि वो उम, वो म्यूकस उस जर्म को पूरा मतलब चारों तरफ से घेर ले, ताकि दूसरे सेल्स इन्फेक्ट ना हो, ऐसा। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो हमारा स्टमक है, तो इसमें भी म्यूकस अपना रोल प्ले करता है, तो ऐसे। तो स्किन और म्यूकस फिजिकली हमें बैरियर प्रोवाइड करते हैं। देन इज़ फिजियोलॉजिकल, मतलब अगर वो जर्म घुस गया अंदर, तो फिर सेकंड जो इनएक्ट करता है वो होता है फिजियोलॉजिकल। तो वो कौन कौन करता है, एसिड इन आवर स्टमक, हमारा जो एसिड होता है स्टमक का, वो इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। मैं ना ऐसे फैक्ट्स पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे 2 फैक्ट्स पता हैं इसके बारे में, एसिड जो हमारा स्टमक में होता है। फर्स्ट इज़, अगर वो हमारे हम अपने अगर पाम में ले तो वो एकदम मतलब पाम में होल कर सकता है, इतना ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर कर मत लेना ये चीज़, बस मैंने पढ़ी है, मे बी आज के जनरेशन में हम इतना ज़्यादा जंक खाते हैं, मे बी अब ना आ रही हो ऐसा, तो प्लीज़ आई एम सजेस्टिंग करना मत ऐसे। बट येस, मैंने पढ़ा है ये वाला कि अगर हम छोटा सा कोई नेल मतलब कील अगर हम खा लें, या फिर कोई ब्लेड हम खा लें, तो हमारा जो एसिड है वो इतना कंसंट्रेटेड होता है कि वो उसको भी पिघला सकता है। अभी मत करना, बट येस, ये फैक्ट के लिए जान लो। तो जो स्टमक में एसिड होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है वो, और जो टीयर्स होते हैं, वो सेकेंडरी लेवल पे हमें बैरियर प्रोवाइड करता है। एंड देन उसके बाद फिर सेल्यूलर लेवल पे जो हमारी WBC वर्क करती है, एकदम उस जर्म को किल करने में, एकदम सबसे मतलब WBC का काम ही यही होता है। तो मतलब इतना बॉडी में अंदर जा चुका है, वो सेल्यूलर लेवल पे चला गया है। सेल्यूलर लेवल पे भी हमारे पास मैकेनिज़्म है, मतलब गॉड ने हमें इतना अच्छे से बनाया है, सोचो। WBC, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे उसको जर्म को मारने में हेल्प करता है। देन फोर्थ इज़ ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि जैसे वायरस ने एक छोटे से सेल को इफ़ेक्ट भी कर दिया, तो वो छोटा सा सेल भी दूसरों को मैसेज पहुंचा जाता है कि ये हमारा बॉडी का खुद का जो प्रोडक्ट है वो नहीं है, ये बाहर से आया है, तो इसको मारने में हेल्प करो। तो दूसरी जगह से भी जो WBC है, दूसरी जगह से सारे एक साथ आ जाते हैं, मे बी वो किल हो जाता है। और अगर हमारा बॉडी इतना अच्छा नहीं है तो हम फिर बाहर से प्रोवाइड करते हैं। तो फिर जैसे सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अलग से बाहर से हमें टैबलेट्स वगैरह देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, जिससे फिर हम ठीक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सेल साइकिल वाला जो है, तो इसमें एस फेज़ वाला पूछा था, सिंथेटिक फेज़ वाला। इसमें DNA सिंथेसाइज होता है, जो येलो पार्ट में शो कर रहा है। स्टार्ट कहाँ से होता है, G1 से होता है। तो G1 क्या है, ग्रोथ, मतलब यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है। देन एस फेज़, इसके बीच में एस में जाने से पहले एक G0 फेज़ भी होता है। इसमें सेल हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है, जैसे हार्ट के मोस्टली सेल्स जो होते हैं, मोस्टली नहीं, सारी जो हार्ट के सेल्स होते हैं वो G0 में अटके रहते हैं, उसको क्विसेंट फेज़ भी कहते हैं। एस फेज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो G2 फेज़ है, उसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉर माइटोसिस। उसके बाद माइटोसिस होने वाली होती है, मतलब जो सेल है वो बटने वाली होती है। तो G2 से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है इसकी, कि माइटोसिस होगा, अब अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो ऐसे सेल स्टार्ट होता है, मतलब अपने फंक्शनिंग ऐसे करता है। देन 15th क्वेश्चन इज बॉन्ड फॉर्म्ड इन DNA में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। दो बॉन्ड्स, एक में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं AT में, और GC में जो होते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, पता होगा, ATGC होते हैं, है ना, ठीक है। देन 16th क्वेश्चन इज DNA कैन बी सेपरेटेड थ्रू विच प्रोसेस। तो ये तो सब बच्चों को बचपन में भी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला स्टेप्स ना एक स्लाइड में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ना शॉर्ट वीडियो नेक्स्ट में मैं बना दूंगी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस पूरा क्या होता है। अभी मैंने एक छोटा सा दे दिया है, बट पूरा अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी अभी मैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि DNA को ना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें DNA ब्रेक करते हैं, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं।
देन अब एक फ़िज़िक्स का क्वेश्चन, इफ़ द काइनेटिक, बहुत इजी आते हैं इसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करने लग जाते हैं, बट बहुत ईजी आते हैं. इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन व्हाट विल बी इट्स न्यू मोमेंटम. तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में हमें फॉर्मूला पुटअप करने के लिए बोला है. तो मैंने साइड में फॉर्मूला लिख दिया है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m. तो इसमें p² और काइनेटिक एनर्जी 2m की तो ज़रूरत ही नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं अगर 4 टाइम्स हो जाए तो मोमेंटम में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो 4 टाइम्स और इधर ट्वाइस है, मतलब स्क्वायर रूट है. तो ये जो स्क्वायर रूट नहीं, तो ये जो स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाने से, हमने पढ़ा बचपन में पढ़ा था, बचपन में ही मैथ्स में ये वाला हमें सिखाया गया था कि स्क्वायर है जो वो दूसरे साइड में जाने के बाद जो इक्वल्स के दूसरे साइड में जाने के बाद वो रूट में बदल जाता है. तो 4 का जो रूट होगा वो ट्वाइस होगा, तो ट्वाइस हो जाएगा जो मोमेंटम है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ़ इट्स फोकल लेंथ इज़ 50 सेंटीमीटर. अगर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो वो उसकी पावर कितनी होगी. तो ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर रे ऑप्टिक्स पढ़ी है हमने अच्छे से तो एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है ये कि पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. तो सेंटीमीटर में है तो मीटर में करना है. तो फिर क्या होगा, फिर 1 अपॉन 0.50. ठीक है, तो पॉइंट को हटा के ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 50. तो कट करके कितना आएगा, 50 2 ज़ा 100. तो 2 डायोप्टर पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन एलिमेंट इज़ नोन एज. ये सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन है. ये सबसे स्टार्टिंग में बताया हुआ है सेमीकंडक्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसमें डोप करा जाता है. तो इम्प्योरिटी जब कोई प्योर एलिमेंट में डोप करा जाएगा तो उसको कहते हैं डोपिंग. कोई भी जैसे जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर मतलब पता होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब. तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें अगर जब हम डोपिंग कर देते हैं, जब उसमें इम्प्योरिटी और ऐड कर देते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है. कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की जो एबिलिटी है वो और अच्छे से बढ़ जाती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू सेपरेट स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड. मतलब अगर आपके पानी में जैसे छोटे छोटे अगर कोई पार्टिकल्स आ गए हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, तो उसको लिक्विड से कैसे हम हटा सकते हैं. तो डिकैंटेशन क्या होता है, एक पेपर होता है, बटर पेपर नहीं, उससे भी पतला एक पेपर होता है, उससे जो लिक्विड है उसको पास करवा लो तो जो सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उसमें अटक जाएंगे और जो साफ़ पानी है वो नीचे गिर जाएगा, या फिर उसको फिल्ट्रेशन भी कहते हैं. देन एक पैरामैग्नेटिक से क्वेश्चन था, पैरामैग्नेटिक वाला प्रोसेस आपको पता होना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डाउन्स प्रोसेस है. डाउन्स प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, जो ये वाला जनरल आइसोलेशन वाला जो चैप्टर है, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स वाला जो चैप्टर है, इसमें सारे प्रोसेस अच्छे से याद करना है. इस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है. तो इसमें ये डाउन्स प्रोसेस है, इसमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं. इसमें सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करते हैं. सोडियम क्लोराइड से सोडियम में इसको लेते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है इसमें से सोडियम को ले लेते हैं. देन ऑर्गेनिज्म that able to tolerate wide range of salinity is called यूरीहैलिन. मतलब ये वाला कितना बेसिक क्वेश्चन है, इकोसिस्टम से आया हुआ है. इसमें 3-4 डेफिनेशंस हैं, ये एक डेफिनेशन है. तो डेफिनेशंस अच्छे से लर्न कर लेना, इसमें ही पता चल गया. और जिन जिन बच्चों ने इस बार पेपर दिया होगा उनको पता है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे. मेजरली फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट मेरा भी था. तो इसमें सारे क्वेश्चन जिन्होंने दिया है पेपर उनको पता चलेगा. और मेंशन भी कर देना अगर किसी को मेंशन करना है कमेंट्स में कि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने वही क्वेश्चंस लिए, कोई एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है. तो ये वाले, और मैं जो बोल रही हूँ कि ये मैं बता दूँगी प्रोसेस कि डाउन प्रोसेसेस जो जनरल आइसोलेशन वाला चैप्टर है, ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी, ठीक है. अभी मुझे थोड़े से न्यू अडॉप्ट करने हैं चीज़ें, जैसे मुझे स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे थोड़े से मतलब
फ़िल्टर्स और ये सब करके तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं चाहूँगी कि जल्दी जल्दी और वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ ताकि आपके 5 मंथ्स में हो जाए। वैसे आई नो हो जाएगा अच्छे से, मैं करवा सकती हूँ। तो देन ये वाला तो मैंने बता दिया कि यूरी हेलिन होता है। जिसको याद नहीं होता ऐसे वाले, तो ये वाले रट्टा भी मार सकते हो, बट पहले ये समझ लेना क्या होता है इसका मतलब। वाइड जो बहुत ज़्यादा रेंज तक अपने आप को टॉलरेट कर सकता है। सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट वाले रीजन में जो अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए है। जैसे जो रिवर्स में जो मछलियाँ होती हैं वो कैसी मछलियाँ होती हैं, उनको कहते हैं कि मीठे पानी की मछलियाँ। एंड जो सी वाटर में होती हैं उनको कहते हैं खारे पानी की मछलियाँ, सी की है। तो जो रिवर की जो फ़िशेज़ हैं, बहुत सारी ऐसी फ़िशेज़ हैं जो रिवर में अंडे देती है और उनका मतलब लाइफ जो होता है वो सी में स्पेंड होता है। तो ये थोड़ी हाई लेवल की है क्योंकि मैंने नीट किया है, मैंने नीट के लिए 2 ईयर प्रिपेयर किया था। जो भी है मतलब नीट तो नहीं मिला, बट येस कि इसमें ऐसी बहुत सारी है। तो जो सैलिनिटी मतलब सी वाटर में भी बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर ले, जो जो वहाँ पे भी रह सकती है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूरी हेलिन। ये एक नॉर्मल टर्म है, इकोसिस्टम जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको पता है। देन पैरामैग्नेटिज्म, जैसे मैंने आपको बोला ऊपर कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम। इसमें एग्जांपल्स याद कर लेना, मेजरली एग्जांपल्स है। और इसका एक मतलब सिंपल सा चीज़ है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बीच में डिफरेंस कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे बेसिक है कि पैरामैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक जो मटीरियल्स होते हैं वो मेजरली अनपेयर्ड होते हैं, हमेशा अनपेयर्ड होते हैं वो। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं हमेशा। तो इसके जो एग्जांपल्स है वही लर्न कर लो, बाकी यही आएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से में होता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक में होता है। और जो एग्जांपल्स है वो है हाइड्रोजन, लिथियम, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब। Then comes 24th question, seaweed agarose gel is used for। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिसने प्रोसेस देखा होगा हमारे सामने, तो मतलब हम एक लैब में लेके गए थे, मैम ने पूरा करके दिखाया था। तो एग्रोस जेल जो यूज़ होता है वो एक सीवीड होता है, उसको किस में यूज़ करते हैं, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स विच इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इज़। तो ये मैं आपको मतलब ये सब बच्चों ने किया होगा मे बी, उनको हमारे जो फिज़िक्स के सर थे वो बहुत एग्जाम्पल से समझाते थे, तो मैं भी वही एग्जाम्पल यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने बताया था कि जैसे सोचो एक रिवर में हमने पत्थर फेंका, बहुत दूर पत्थर फेंका। जैसे अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो मेजरली सर्कुलर होता है, जो पेबल होता है वो सर्कुलर होता है। तो हम जब फेंकते हैं तो देखा होगा उसके आसपास गोल 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 गोल, उसको हम कहेंगे वेव फ्रंट। तो अगर हमने बहुत दूर फेंका होगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो वो हमें कैसे दिखेगी। तो वो सर्कल जब बहुत दूर से बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, तो देखना अगर हम कोई अगर डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा कि अगर हम बहुत बड़े सर्कल को एक बहुत छोटे से पार्ट में एज्यूम करें तो वो स्ट्रेट होती है, तो वही इसलिए वो प्लेनर शो होगा। तो ऐसे कंसेप्ट्स हम और भी एलिमिनेशन, जैसे मैंने बोला, ये सब कंसेप्ट्स और एलिमिनेशन लगा के ना जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ये तुक्का नहीं होता। ये हम अपने पूरा जो माइंड होता है ये सब यूटिलाइज करके जस्ट क्वेश्चन सही गलत करने का ये नहीं देखते, ये देखते हैं उस टाइम पे टेंशन होता है, हमें इतना प्रेशर होता है, उसमें भी क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा दिमाग बहुत शार्प है। समझ रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि हम जैसे मेडिकल फील्ड में हो गए उस टाइम पे कितना ज़्यादा हड़बड़ी होगा, हमें सीपीआर देना होगा, तो उस टाइम पे हम पैनिक ना कर जाए। तो ये सब भी हमारे टेस्ट में इंक्लूडेड होता है, जो फिज़िकल लेवल पे नहीं होता, जो मेंटल लेवल पे होता है वो आपको कोई बताएगा नहीं। बट येस एग्ज़ाम में ये सब कुछ टेस्ट होता है, तभी हार्ड क्वेश्चन्स आते हैं। इजी क्वेश्चन में तो सभी फिर पास हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन मॉलिक्यूल्स। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, मैंने जैसे हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये वाला भी, इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट चैप्टर में है 12th के फिज़िक्स का।
तो जो कन्वेक्शन है उसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन करूँगी इसको। देन इज़ ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन डिफर्स इन। मैंने सारे क्वेश्चन ना एक्सप्लेन कर रही हूँ, मे बी अगर कोई बच्चा चुपचाप सुन रहा हो तो उसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है। नीचे कमेंट मी डाउन कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी उसमें ज़रूर मैं इसका आंसर बताऊँगी, बट तब भी थोड़ा आपका भी दिमाग चलना चाहिए, तो इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला एक्सप्लेन करना है। इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हम सब ने देखा है कि एक टी पैन ओवन के नीचे अगर गर्म हो रहा है तो क्या कौन सा प्रोसेस कौन सा होगा। जैसे हम जो हाथ सेकते हैं उसमें हम कुछ टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेडिएशन के थ्रू हमें जो एयर में पार्टिकल्स हैं वो खुद हीट हो रही है और हमें एज अ रेडिएशन, जैसे सन का जो रेडिएशन होता है वो भी एज अ रेडिएशन होता है। क्योंकि देखो इसमें रेडिएशन में ना कोई मीडियम नहीं होता। तो जैसे सोलर सिस्टम, पता होगा कि सोलर सिस्टम में कोई मीडियम नहीं है, इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं देता। तो सोलर सिस्टम की जो सोलर सिस्टम में सन है उसकी जो रेडिएशन है वो हमारे तक आती है, तो वो उस प्रोसेस को रेडिएशन कहेंगे। मीडियम ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट ट्रांसमिट होता है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। कंडक्शन में मीडियम चाहिए, सॉलिड मतलब सॉलिड पार्टिकल चाहिए, तभी तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो इस कंडक्शन में रेडिएशन तो मैंने आपको बता दिया कि मीडियम नहीं रिक्वायर्ड है। ये हम जैसे हाथ सेकते हैं इसको कहेंगे रेडिएशन। देन जो कंडक्शन है वो क्या है कि जैसे हम पानी गर्म करेंगे तो ये गर्म जब ये जो बर्तन जो जो ये बर्तन है ये गर्म होगा तो ये रेड कलर का जो इसका पकड़ने का ये भी हैंडल थोड़ा गर्म होगा। जैसे अगर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है तो फिर तो फील नहीं होगा क्योंकि वो इंसुलेशन के लिए बना हुआ है, बट अगर ये भी मेटल रॉड का होगा तो ये जो गर्म है ये इसमें डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, बट ये जैसे कि ये मेटल गर्म हो रहा है, जो ये पैन है ये गर्म हो रहा है तो इसके साथ साथ ये भी इक्वली गर्म होगा, मतलब हीट ट्रांसफ़र करेगा, तो इसको कहेंगे कंडक्शन। देन कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन इज़ जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप में, जैसे जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ठंडे होंगे, फिर जो नीचे वाले गर्म होते जाएंगे वो ऊपर चलते जाएंगे और जो नीचे वाले ठंडे हैं वो नीचे जाते जाएंगे, तो ऐसे करके पूरा जो लिक्विड है वो गर्म हो जाएगा। तो ये जो लिक्विड वाला प्रोसेस मैंने बताया फ्लूइड में इंक्लूड होता है कन्वेक्शन। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में इंक्लूड होता है, मीडियम चाहिए होती है इनको, ऐसे सी इसको सॉलिड चाहिए होती है, कन्वेक्शन को लिक्विड चाहिए होती है, और रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए होती, ये बिना मीडियम के ट्रांसफ़र हो जाता है। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला मैंने यहाँ पे बताया, बहुत छोटे से मैंने बताया हुआ है। फर्स्ट में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें फिर नेक्स्ट में जेल ट्रांसफ़र होता है और फिर इसमें एंटीबॉडी स्टेनिंग होती है, ये एक हायर प्रोसेस है। हमें बस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसमें क्या होगा, डीएनए जो होगा ये डीएनए को एग्रोस जेल में डाल के यहाँ पे रखेंगे और फिर ये नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए और एक सामने वेल होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये जो डीएनए है वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे वेल्स में गिरता जाता है, तो जितने एक डीएनए का लेंथ होता है वो इसके हिसाब से अरेंज हो जाता है, तो इसको ही कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं आगे एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी इसको अच्छे से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आज जानबूझ के ये वाला लंबा रखा है ताकि वो छोटे छोटे वीडियोस में बहुत सारे मुझे वीडियोस बनाने पड़ जाते हैं फिर, तो इसलिए मैंने आज साइंस के जितने मुझे क्वेश्चंस मिले तो मैंने वो इंक्लूड कर दिया है। देन इज़ रैप्टिफॉर्म लार्वा, ये एस्कैरिस में इंक्लूड होता है। लार्वा का भी हर एक अलग अलग मतलब हर एक अलग अलग फाइला में अलग अलग लार्वा होते हैं, जैसे पॉरीफेरा का अलग लार्वा होता है, सिलेंट्रेटा का अलग लार्वा होता है, तो सबके अलग अलग लार्वाज होते हैं। तो ये अलग अलग लार्वा सारे के याद करने हैं। इस बार थोड़े सा हाई लेवल आ गया था एनिमल किंगडम का, नहीं तो बहुत इजी आते हैं क्वेश्चंस। देन कम्स अ फिज़िक्स क्वेश्चन, इसमें क्या है, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट्स 0.4, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू होता है, एंड नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन इट इज़ 40 न्यूटन, 0.4 म्यू दिया हुआ है, ये डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला है। और जो नॉर्मल फोर्स है वो 40 न्यूटन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का कितना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एक्स एस को कहते हैं,
इक्वल टू म्यू नॉट एन। मैंने म्यू नॉट एन लिखने की कोशिश की थी, बट इंटरनेट से भी ये लिखा, बट वो यहाँ पे जब लिखा तो वो म्यू नॉट का एम बन गया, पता नहीं कैसे। तो ये म्यू नॉट एन होता है। तो म्यू नॉट जो होता है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो है 0.4, और इनटू नॉर्मल फोर्स है 40 न्यूटन। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 न्यूटन बनेगा। एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड मैं तो कह रही हूँ, मतलब जिसको नॉर्मली जिसने 12th पास आउट कर लिया है, थोड़ा सा नहीं भी पढ़ा, एकदम बेसिक फॉर्मूले जो एकदम दिमाग में चले जाते हैं ना, वो वाले फॉर्मूलेस आते हैं इसमें। देन 30th क्वेश्चन इज़ व्हाट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग इन ब्लड। इसमें इस बार ना मैंने ये भी नोटिस किया, बच्चों ने हड़बड़ी में बहुत सारी मिस्टेक कर दी। तो उस टाइम पे जब एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इट्स ओके, सबके साथ ऐसा हो रहा है, अकेले तुम नहीं हो। तो एकदम कामली, एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, अच्छे से एकदम माइंड को रिलैक्स करना, अपने माइंड को बोलना कि ठीक है सबके साथ हो रहा है, इट्स ओके, मेरे साथ अकेला नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। ये मैं भी बोल रही थी अपने आप को उस टाइम पे, क्योंकि इस बार ना थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया था साइंस का, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इट्स ओके, सबके साथ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमें डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो अपने आप को बार बार बोलते रहना, जब भी ऐसा लगे कि नहीं आ रहा तो अपने आप को बोलते रहना। Then the next question is 30th question. What prevents clotting in blood? ब्लड, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड तो फ्लो करता है, तो इसको क्लॉटिंग करने से कौन बचाता है? हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है वो क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है, ताकि हमारे बॉडी में कोई बिना ब्लड के क्लॉटिंग में वो बहता रहे, खून क्लॉट ना हो। Then the next question is when two zones overlap in an ecosystem, then it is called as। ये नॉर्मल टर्म है, ये एक्चुअली ये वाला मैंने नीट में भी पढ़ा था तो मुझे याद था। थोड़े से ऐसे टर्म्स हैं, अगर ये वाला आपको नहीं आ रहा हो तब भी ये बहुत इजी सा है, सिंपल सा, ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। अभी अगर नहीं पता किसी को तो लर्न कर लो। इकोटोन, इट्स कॉल्ड इकोटोन। when two zones of overlap, when two zones, दो zones जब एक इकोसिस्टम के ओवरलैप करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल है कि एक छोटा सा डिज़र्ट है एक जगह पे, और एक जगह पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, और वो दोनों एक जगह पे मिलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मतलब एकदम नॉर्मल क्लाइमेट है, एकदम मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, ना ज़्यादा बारिश है ना ज़्यादा सूखा है, ऐसा वाला क्लाइमेट है। तो वो जो जहाँ पे ये वाला है ना एकदम मिक्स्ड वाला, तो इसको कहेंगे इकोटोन। देन कम्स 32nd क्वेश्चन, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। जो ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन से हैं? डायटम्स। इस ये एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन आई हुई है, एनसीईआरटी की सेकंड जो चैप्टर है, उसका 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसमें से आया हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से। तो ये डायरेक्ट लाइन है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी शुरू कर दो अच्छे से। मैं एक एक चैप्टर करवाऊँगी, बट अभी मैं नेक्स्ट वाले भी मैं वीडियो डालूँगी जीके की, ये वाली साइंस की है प्रॉपर, वो नेक्स्ट वाली जो मैं डालूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस रट लो, बट आई एम सेइंग दैट कि क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर आते हैं। ये वाली लेवल देख लो, ऐसे लेवल आते हैं जब तुम पढ़ोगे अब एनसीईआरटी या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गलत होगा क्वेश्चन तो पता चल जाएगा कि ये वाला लेवल नहीं है, ये वाला लेवल है। तो उससे आइडेंटिफिकेशन कर लो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे 32nd क्वेश्चन वाला एकदम एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन है, डायटम्स का जो पैराग्राफ है लेफ़्ट साइड नीचे, तो वो पूरा ये वाला लिखा हुआ है एकदम फर्स्ट सेकंड लाइन में ही है स्टार्टिंग में, तो डायटम्स का ये वाला। तो एनसीईआरटी की अच्छे से लाइन अच्छे से पढ़ो। देन ये वाला भी दो क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जिसमें प्रॉपरली डेफिनेशन पूछी है, तो डेफिनेशंस भी अच्छे से लर्न कर लो। देन नेक्स्ट कम द 33rd क्वेश्चन, दैट इज़ कार्बन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ। ये कितने बचपन से हम पढ़ रहे हैं, 6-7 से पढ़ रहे हैं। कैटिनेशन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक कार्बन ही है जिसमें कैटिनेशन शो करते हैं। देन 34th इज़, और भी है, मतलब अगर बच्चे कोई बीच में गए कि मैम एक्सेप्शन भी तो है, बट और भी हैं, जैसे सल्फ़र के कंपाउंड्स भी हैं, बट येस
जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा हाईली कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है. देन 34th क्वेश्चन इज़ विच वेव इज़ यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन इन लाइन ऑफ साइट. जो लाइन ऑफ साइट में कौन सा वेव यूज़ होता है, तो ये कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से आया हुआ है. स्पेस वेव है इसका आंसर. तो लाइन ऑफ साइट में सबसे ज़्यादा दूर तक कौन जाएगा? स्पेस वेव. ये वाली नॉर्मल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें. बेसिक नॉर्मल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ये. देन 35th क्वेश्चन इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स सीड्स हैविंग डाइवर्स अलील इज कॉल्ड जर्मप्लाज्म. ये भी एक नॉर्मल डेफिनेशन है जो बुक में आपको मिल जाएगी. तो मैंने जो चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं ना, उसमें से ये वाला जेनेटिक्स, तो इसमें से भी आया है देखो क्वेश्चन. मैं बस आज आप सबको बस ये दिखा रही हूँ कि चैप्टर्स एनसीईआरटी में से आया है फर्स्टली, एंड बेसिक क्वेश्चंस आए हैं जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं. जिस बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर में गलत कर दिया क्वेश्चंस. बाकी इस बार का भी क्वेश्चन पेपर नॉर्मल था, जस्ट सरप्राइजिंग था ये बोल सकते हैं. द एंटायर कलेक्शन, इसमें क्या बताने की चीज़ है? ये तो एक डेफिनेशन है कि जो अलील की जो पूरी मतलब एक काइंड ऑफ अलील है, जैसे राउंड येलो, जैसे पीस की पूरा अगर हम बता देंगे वो टॉल प्लांट है, वो राउंड प्लांट है, वो उसमें राउंड सीड्स होते हैं, उसके सीड्स के कलर ये हैं, सारे अलील्स अगर एक जगह पे रख दे और ये बता दे कि ये वाला क्या है, ये जर्मप्लाज्म है स्वीट पीस का, तो इसको कहेंगे जर्मप्लाज्म. देन 38th क्वेश्चन इज़ द मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन स्लैश एक्सट्रैक्ट स्मॉल पीसेस. क्या होता है? जो छोटे छोटे पीसेस आगे मैंने मेंशन नहीं किया, स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए को काटने में कौन हेल्प करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपने भी मतलब सेमेस्टर्स में देखे होंगे. फर्स्ट यूटी सेकंड यूटी में ये वाला क्वेश्चन 1 मार्कर में ज़रूर टीचर डालते थे, फेवरेट क्वेश्चंस होते थे ये. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है. देन 39th फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट मोस्टली अकर्स इन सनलाइट. फाइलोटैक्सी जो अरेंजमेंट होती है, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट क्या होता है? लीव्स के जो अरेंजमेंट, कोई सीधी होती है, किसी में वॉल्ड होते हैं, तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्यों होती है? ताकि लीव्स सनलाइट से लाइट ले सके अपने फोटोसिंथेसिस के लिए. तो मैंने नेक्स्ट में फाइलोटैक्सिक अरेंजमेंट बताया हुआ है. 5 तरह के होते हैं एक्चुअली, बट इसमें 4 ही दिए हुए हैं. एक इज़ फर्स्ट इज़ ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट में क्या है कि एक दूसरी साइड है, एक हॉरिजॉन्टल में है तो एक वर्टिकल में है, समझ लो. एक 90 डिग्रीज पे होते हैं ये. देन स्पाइरल इज़ मतलब एक पत्ता अगर सामने होगा, एक पत्ता मतलब ऐसे गोल गोल बनता जाएगा. पत्ता एक लीफ अगर अगर एक लीफ फ्रंट साइड में होगा, एक थोड़ा सा देन लेफ्ट होगा, एक थोड़ा सा लेफ्ट, मतलब अगर हम कोई ऊपर से देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा, शिट मैन वेट, हाँ, तो उसको ऐसे लगेगा कि फ्लावर है, वो स्पाइरली अरेंज्ड है, ठीक है. देन द अपोजिट मतलब एक लेफ्ट में है तो एक राइट में, एक लेफ्ट में है, पता चल रहा होगा लीफ से. एंड वोल में क्या है? ये एक जैसे एक ब्रांच है, उसमें से एकदम फ्लावर की तरह खिला हुआ है, एकदम मतलब एकदम गोल सा खिला हुआ है, जैसे फ्लावर नहीं होता वैसे, उसको कहते हैं वोल. इसकी अभी डायग्राम सही से बना नहीं हुआ, एनसीईआरटी खोलना, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर देखना, उसमें पूरा अच्छे से डायग्राम बताया हुआ है. तो ये वाला इसको कहते हैं फाइलोटैक्सी. देन 40th क्वेश्चन, कंडीशन व्हेन वन जीन डायरेक्टली हाइड द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन. एक जीन दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम डायरेक्टली हाइड कर देता है, दूसरे के फीचर को दिखने ही नहीं देता. जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी में दिखता ही नहीं है, तो इसको एपिस्टैसिस कहेंगे. इसको कोई बच्चे डोमिनेंट जीन भी बोल सकते हैं, बट इसका असली आंसर इज़ एपिस्टैसिस. देख लेना, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था. ये डायरेक्टली हाइड कर देता है दूसरे जीन को, तो ये एपिस्टैसिस है, ठीक है.
देन एपिस्टासिस का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो भी यही है, तो ये काइंड ऑफ तुम डेफिनेशन भी बोल सकते हो। और जो डोमिनेंट जीन का डेफिनेशन है वो ये नहीं है। डोमिनेंट जीन इज़ कि वो जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वो अपना फीचर शो करेगा, वो मतलब हाइड का नहीं होता। एपिस्टासिस में वो हाइड करता है दूसरे का फीचर, ठीक है। ये है जेनेटिक्स का क्वेश्चन। Then 41st question is sepals when overlap one another but not in a particular direction। जैसे ऊपर फाइलोटैक्सी लीव्स का अरेंजमेंट था, ये है सेपल्स मतलब जो फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं उसके उनकी जो अरेंजमेंट है वो इम्ब्रिकेट 4 तरह की होती है। इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, और भी मैंने नीचे मेंशन किया है नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। देन 42nd इज़ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस ऑफ गर्थ। ये भी 3 टिश्यूज़ होते हैं, लेटरल, मेरिस्टेम। ऐसी ऐसी मतलब क्वेश्चन समझ लो, ऐसे करके अच्छे से पढ़ना है। जिसमें टिश्यू रिस्पॉन्सिबल हो थिकनेस ऑफ गर्थ के लिए वो लेटरल है, और एक मेरिस्टम होता है, एक और होता है वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें छोटे छोटे 5 to 2 मिनट्स के मैं वीडियोस लेके ये वाले 3 मतलब सारे ये वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्रोसेसेस हैं, इसको मैं इंक्लूड कर दूँगी, ठीक है। जब चैप्टर्स पढ़ाऊँगी उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। 43rd इज़ स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटन फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर फाइलोक्लेड। ये भी डेफिनेशन है। स्टेम मॉडिफिकेशन ये किसका है? मॉर्फोलॉजी का। तो इसमें फ्लैटन स्टेम हो जाता है। तो फ्लैटन किस में होता है? ओपेंशिया में। ओपेंशिया कौन सा? जो राजस्थान में कैक्टस होते हैं जिसके गोल गोल होते हैं, लंबे लंबे नहीं, वो दूसरा होता है जिसके गोल गोल से ब्रांचेस होते हैं, वो होता है ओपेंशिया, उसको कहते हैं फाइलोक्लेट, ठीक है। उसमें जो स्टेम मॉडिफाइड होता है, तो इसमें मैंने सारा इंक्लूड किया है। सबसे पहले ये वाला फ्लोरल अरेंजमेंट को। फर्स्ट वन इज़ वेलवेट। इसमें नॉर्मली अरेंज होता है सर्कुलर पैटर्न में, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, एकदम नॉर्मली होता है एंड टू एंड, ठीक है। देन सेकेंड वन इज़ ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करता है बट इन सिमिलर पैटर्न। अगर वो पीछे से ओवरलैप कर रहा है तो सारे पीछे से आगे वाले को ओवरलैप कर रहा है। देन थर्ड वन इज़ इम्ब्रिकेट। इसमें कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, कोई पीछे से कर रहा है, कोई आगे से ओवरलैप कर रहा है, तो मतलब जस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है किस किस तरफ से ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं होता जिसमें। देन फोर्थ वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर एनसीईआरटी, सो फोर्थ वाला मैं बोल भी नहीं रही। देन फिफ्थ वन इज़ वेक्सिलरी। ये पीज में होता है। इसमें क्या होता है कि एक पूरा जो टॉप में जो है, ये पूरा एक पेटल होता है, वो सबको एक साथ बंद कर लेता है, मतलब सबको एक साथ लास्ट में होता है ये। फिर नीचे 2 और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और लास्ट वाला कील होता है, उसको कील कहते हैं, वो वाला जो होता है वो नीचे से होता है, नीचे होता है। तो ये जैसे ऊपर जैसे आप रेड वाले पे शो कर रहा है, एक पूरा पेटल है, देन 2 छोटे हैं और अंदर 2 छोटे और हैं, ठीक है। ऐसे होता है, इसको कहते हैं वेक्सिलरी। ये पी में ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उसमें ऐसे दिखते हैं। देन आई हैव मेंशन 2 इमेजेस, फाइलोक्लेड ऑफ ओपेंशिया। इसमें ना डिफ्रेंशिएट करने में कोई कोई बच्चे मतलब गलत कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों को इंक्लूड किया है। फाइलोक्लेड ऑफ ओपेंशिया, ये ऐसे कैक्टस वाले जो होते हैं ना, इसको मैं कह रही थी, इसको कहते हैं फाइलोक्लेड। ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। और फाइलोड होता है ये अकेशिया में। ये क्या होता है? ये लीफ मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या है, देखो जैसे स्टार्टिंग में एंड में देखो जो ये लीव्स हैं, ये जो लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, इसके पीछे जो देखो इसका जो स्टेम है, ये देखो मोटा सा हो गया है, तो इसको कहते हैं फाइलोड, ठीक है। ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन है तो अकेशिया का। देन नेक्स्ट कम अप विथ, ये लास्ट पार्ट है, द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन बैंड ऑफ कार्बन रजिस्टर इज़। कार्बन रजिस्टर के ना बैंड्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग, तो सिल्वर का अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है। 4 ही याद करने हैं, रेड, ब्राउन, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो जो सिल्वर का होता है वो 10% होता है। नेक्स्ट के जो होते हैं, ये वाला गूगल से मैंने इमेज डाउनलोड करके किया है, तो सारे याद नहीं करने, जस्ट फर्स्ट सेकंड वन ब्राउन वाला, इसका याद करना है, 1% होता है।
रेड का याद करना है 2% होता है, सिल्वर का याद करना है 10% होता है, और गोल्ड का याद करना है 5% होता है। तो ब्राउन के बाद रेड आता है, मतलब वैसे ही कलर आता है, ठीक है। तो ब्राउन सबसे पहले 1, देन 2, गोल्ड 5, ठीक है, 5 ग्राम गोल्ड ऐसे याद कर लो, और सिल्वर 10, ठीक है। सिल्वर से तो याद हो ही जाएगा 10, अभी क्वेश्चन ही किया है, ठीक है। तो सिल्वर 10, गोल्ड 5, रेड 2, ब्राउन 1, ठीक है, ये याद हो गया। देन पार्सेक इज़ अ यूनिट ऑफ, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये वो वाला यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर है। तो पार्सेक हमें पता ही है सबको, डिस्टेंस का यूनिट है। हाँ, देन एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो एटम जिसमें न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उसको कहते हैं आइसोटोन्स। इसमें और भी दो होते हैं एटम्स जिसमें जो मास नंबर सेम होता है उसको कहते हैं आइसोबार्स। ये नॉर्मल टर्म्स हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो इसलिए आइसो में आइसोटोन्स यूज। जो आइसोबार्स होते हैं उसमें क्या होता है कि मास नंबर सेम होता है, बस ये याद रखना। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो ऐसे याद रखोगे मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो भूल जाओगे। एक चीज़ याद रखना, कौन सा डिफरेंट होता है या फिर कौन सा सेम होता है। मैंने सेम वाला याद रखा है कि आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है, दूसरा वाला डिफरेंट ही होगा। एंड आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, दूसरा वाला डिफरेंट होता है, मतलब मास नंबर डिफरेंट होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैव मास m, ये सोचना अच्छे से, आराम से पता चल जाएगा, ये उसका क्वेश्चन है रोटेशनल वाले का। इफ़ अ ऑब्जेक्ट हैव मास m रोटेट अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग। तो अगर कोई ऐसे सोचो कि अगर एक छोटा सा डिस्क है, उसके ऊपर कोई मच्छर बैठा है, ठीक है, वो डिस्क को एकदम से हमने हिला दिया, तो मच्छर कैसे गिरेगा, एकदम टेंजेंशियली जाएगा ना, एकदम टेंजेंशियली। अगर उसके विंग्स कट गए या फिर टूट गए तो वो टेंजेंशियली निकलेगा बाहर से ठक करके। तो इसलिए वो टैंजेंट इस जो पाथ है वो एकदम टैंजेंट के अलोंग होता है, तो इसलिए टैंजेंट के अलोंग जाएगा। ये रोटेट अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग इट्स टैंजेंट। ठीक है, हो गया, ये मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट वाला भी वीडियो मैं डालती हूँ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, समझ ही गए होगे, इतना सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, शायद सबको ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मोटिवेट मी, ताकि मैं और अच्छे से आपको वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू। और कुछ भी हो तो कॉमेंट्स में लिख देना। इन MNS एग्ज़ाम जो ग्रुप है मैंने अभी भी बनाया है, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।